इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। मींस रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जाए और ये तभी मुमकिन है कि जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ली चैटलियर्स ने एक प्रिंसिपल पेश किया। इसके मुताबिक व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय द चेंज इन कंडीशंस, द सिस्टम मूव्स इन अ डायरेक्शन so as to cancel out the effect of the change in conditions and restore equilibrium again. ली चैटलियर्स हमें ये बताता है कि जब कभी सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में मौजूद हो और उसे डिस्टर्ब किया जाए, किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए कि उसकी कोई भी कंडीशन को चेंज किया जाए। कंडीशंस क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनमें से किसी एक कंडीशन को भी अगर चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स याद रखें कि ये सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके रिजल्ट में सिस्टम कोशिश करेगा कि ऐसी डायरेक्शन में मूव करे, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है चाहे वो रिवर्स डायरेक्शन है। इन दोनों में से किसी भी ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि इस इफेक्ट को, जो चेंज का इफेक्ट है, इसको कैंसल आउट करे और दोबारा से एक न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश करे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तक हमने ये जाना कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट वी कैन इंक्रीज आवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फ्रेंड्स, जब कभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है इक्विलिब्रियम से, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो बाय रिमूवल ऑफ अ प्रोडक्ट वी कैन इंक्रीज आवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जी हाँ, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो उसे साथ साथ रिमूव किया जाए तो इसके रिजल्ट में भी हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन इंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल, कि जब हमारे पास इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए फेवरेबल होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात की जाए तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल। फ्रेंड्स, जब टेम्परेचर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिक्रीज करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट है जो कि हमें प्रेशर के बारे में बता रहा है। फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम फ्रॉम मोर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम टुवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। याद रखें कि जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम से लेसर नंबर ऑफ वॉल्यूम या मोल्स की तरफ। जबकि दूसरी तरफ डिक्रीजिंग pressure shift equilibrium from less number of moles or volume towards the greater number of moles or volume, कि जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे फ्रेंड्स तो इस केस में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा लेसर नंबर ऑफ मोल्स टुवर्ड्स द ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम की तरफ। फ्रेंड्स, इन तमाम पॉइंट्स को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद अस। फर्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। जी हाँ, किस तरीके से कंसंट्रेशन का चेंज किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करता है। चलिए जानते हैं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी एंड डी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। सपोज करें कि ये रिएक्शन इस टाइम पर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है। मींस कांस्टेंट कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। कंसंट्रेशन को चेंज करने का मतलब ये है कि हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की भी अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो याद रखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास ये चेंज इन कंसंट्रेशन कहलाएगी और ये इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर देगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज कर देते हैं।
जैसे ही हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में मौजूद नहीं है, मींस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। रीशेटलर्स प्रिंसिपल हमें कहता है कि जब कभी हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा किसी भी चेंज इन कंडीशन की वजह से, तो सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि वो उस चेंज के इफेक्ट को कैंसिल करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्योंकि अब बढ़ चुकी है, तो अब क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? ताकि ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसके इफेक्ट को कैंसिल करे, ज्यादा तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ताकि ये रिएक्शन जो है अगेन जो है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर ले। अब तक हमने ये जाना कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज होना ज़रूरी है, मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज से हमारे पास इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या असर होगा और हमारे पास प्रोडक्शन फॉर्म जो होगी उस पे किस तरीके से वो असरअंदाज होगा। हम जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम अगेन डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हम जानते हैं कि ली शैटलर्स प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि ये सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर ये इस इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा और दोबारा से हमारे पास ये इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर लेगा। फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोडक्ट की हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर लिया तो अब हमारे पास ज़्यादा तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और इस फॉरवर्ड रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ी से हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट का कम करना बेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ताकि इस इफेक्ट को कैंसिल आउट करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। सेकेंड फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट को, वो है इफेक्ट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट, कि किस तरीके से टेम्परेचर का चेंज, मींस टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करता है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द ली शैटलर्स प्रिंसिपल, when a system at equilibrium is disturbed by the change in temperature, the system moves in a direction so that the added heat is absorbed and restores equilibrium again. कि जब कभी किसी भी सिस्टम को जो कि इक्विलिब्रियम में मौजूद होता है उसको टेम्परेचर के चेंज के ज़रिए डिस्टर्ब किया जाता है, तो याद रखें कि वो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर वो एडेड हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाए और दोबारा से इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाए। चलिए जानते हैं इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि किस तरीके से टेम्परेचर का डिक्रीज होना इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करेगा, और वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। कंसीडर करते हैं अगेन एक जनरल रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट ए एंड बी कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है सी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और याद रखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा हीट इवॉल्व होती है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और सिस्टम मूव करेगा, हमें मालूम है, उस डायरेक्शन में जहां पर वो कैंसिल आउट कर सके इस इफेक्ट ऑफ द चेंज को और अपने इक्विलिब्रियम को अगेन रीस्टोर कर सके। तो अब की बार क्या होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो फ्रेंड्स याद रखिए ये सिस्टम मूव करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक है, मींस रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ।
ताकि इस इफेक्ट को वो कैंसिल आउट कर सके और रिस्टोर कर सके इक्विलिब्रियम को। अब फ्रेंड्स, आपकी बार ये टेम्परेचर का डिक्रीज करना हमारे लिए फेवरेबल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो हमारे पास बढ़ गई। तो अब की बार हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी टेम्परेचर की डिक्रीज के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। यही वजह है कि हम कहते हैं कि टेम्परेचर का डिक्रीज होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। अब की बार हम जानेंगे कि टेम्परेचर के चेंज का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ना कि इवॉल्व हो। तो आप देख सकते हैं कि अगेन एक जनरल रिएक्शन हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर रिएक्टेंट ए एंड बी कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है सी। अब क्या करेंगे, इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, और हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करना फेवरेबल है या नहीं। अब फ्रेंड्स, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा फ्रेंड्स तो क्या होगा, अब ये तेजी से हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी ताकि ये जो हमने टेम्परेचर का इंक्रीज किया है इसकी इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके और अगेन रीस्टोर कर सके इक्विलिब्रियम को। आप देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसकी स्पीड बढ़ गई। अब ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन का बढ़ जाना हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम जानते हैं कि फेवरेबल है, क्योंकि इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही वजह है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ टेम्परेचर का इंक्रीज होना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है। इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि किस तरीके से प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड फेज में मौजूद होंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज मीन्स प्रेशर का चेंज होना इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर गैसियस स्टेट की हम बात करें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हैं और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है तो तब भी हमारे पास प्रेशर का चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज नहीं करेगा। अब कब हमारे पास प्रेशर का चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करेगा, उस कंडीशन में करेगा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर डिफरेंट होगा और वो भी गैसियस स्टेट पे। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, सपोज करते हैं कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए कंबाइन करते हैं 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी के साथ और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है 1 मोल ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी कंबाइन हो रहे हैं, मीन्स 3 मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट है जबकि 1 मोल हमारे पास सी है, मीन्स 1 मोल हमारे पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट है या इनका वॉल्यूम डिफरेंट है गैसियस स्टेट में। यही वजह है कि प्रेशर को अप्लाई करने से या प्रेशर की चेंज से हमारे पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे लिए प्रेशर का इंक्रीज इस केस में फेवरेबल होगा या नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे हम डिस्कस करेंगे।
फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इस केस में जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 3 मोल्स या 3 वॉल्यूम है और प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल या 1 वॉल्यूम है, तो क्या करता है, जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से टू द लेसर नंबर ऑफ मोल्स के। तो इस केस में हमारे पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। मींस ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो कि रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हो और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो इस कंडीशन में प्रेशर का अप्लाई करना हमारे लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को हमारी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि इसी कंडीशन में जो हमारे पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए एंड 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी कंबाइन हो रहे हैं और 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखें कि इस कंडीशन में जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो जैसे ही हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो याद रखिए कि ये सिस्टम मूव करेगा टू द लेसर नंबर ऑफ मोल्स से ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। मींस रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। और याद रखिए कि ये हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी हम जानते हैं कि फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। फ्रेंड्स जानते हैं कि कैटलिस्ट की एडिशन से क्या केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम असरअंदाज होता है या नहीं। फ्रेंड्स कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट अपॉन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। याद रखें कि जब कभी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिस्टर्ब नहीं करता। मींस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वही रहेगी जो कैटलिस्ट के ऐड करने से पहले थी। कैटलिस्ट ओनली एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम extent in a shorter time to attain the equilibrium faster। कैटलिस्ट का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। मींस अगर एक रिएक्शन जो है, ठीक है, वो 1 घंटे में होना था, ठीक है, कैटलिस्ट की एडिशन के बगैर वो 1 घंटा ले रहा था, तो जैसे ही हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो सपोज करें कि अब वो 1 घंटे की बजाय हमारे पास वही रिएक्शन जो है वो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मींस कैटलिस्ट ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ा दिया ताकि रिएक्शन तेज़ी से हो और इक्विलिब्रियम को फास्टर अटेन कर ले।